हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। सहसंबंध में हमारा जो C9 सीरीज चल रहा है उसमें पार्ट 4 अभी सहसंबंध की गणना ही चल रही है। हमने कार्ल पियर्सन का सहसंबंध का जो मेथड है उसमें अलग अलग सूत्रों से कैसे सवाल हो सकते हैं उस पर देखा। आज हम इसी में आगे चलते हैं। जैसे हम देखें, कभी वर्गांतर दे रखे हैं अर्थात सतत श्रेणी दे रखी है तो उससे तो न्यूमेरिकल होगा नहीं, है ना। तो उसका अपन क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। वो हमारा एक्स या वाई जो भी होगा उसे हम मानेंगे। कभी वर्गांतर को हम एक्स या वाई नहीं मानेंगे। एक सवाल हम लेते हैं। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि हमने तो 2 सीरीज वाले ही न्यूमेरिकल किए। कभी क्या होता है, क्वेश्चन में 3 सीरीज दे दी है, 3 दे दी है ना, और 2 में सहसंबंध निकालना है तो 3 से 2 कैसे बनेंगे। कोई 2 सीरीज को मर्ज करना पड़ेगा तो हमको प्रश्न पर ध्यान देना पड़ेगा कि किन 2 को हमें मर्ज करना है। देखिए यहाँ पर अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ये बुक से ही लिया गया है। आयु, ये आयु वर्षों में, लेकिन ये सतत श्रेणी में है। फिर है व्यक्तियों की संख्या, इस आयु में इतने लोग हैं, इस आयु में इतने, इस आयु में इतने। हर आयु वर्ग में विभिन्न व्यक्तियों की संख्या, लेकिन यह किस में है, 1000 में, इन थाउजेंड्स, ये 1000 में दे रखा है, ठीक है ना। फिर है अंधों की संख्या, ये 1000 में नहीं है। जैसे 0 से 10 में 100, 1000 यानी 1 लाख, 1 लाख में से 55 लोग अंधे हैं। इस ग्रुप में इतने लोग अंधे हैं, है ना। तो ये जो व्यक्तियों की संख्या वो तो है 1000 में, और ये अंधों की संख्या ये नॉर्मल है, ये यूनिट, इसकी नॉर्मल जो यूनिट है वही है। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। श्रेणियां 3 हो गई हैं, 3 को 2 बनानी है, लेकिन कौन सी 2 मर्ज होंगी वो हम देखते हैं। आयु और अंधेपन में सहसंबंध, आयु और अंधेपन में, इट मीन्स आयु तो रहेगी रहेगी, है ना, तो आयु को तो रखना ही है। तो फिर बाकी वाले जो 2 बचे हैं उन्हें हमको मर्ज करना है। उन दोनों को मर्ज करके मिला के हमको एक श्रेणी बनानी है, वो हो जाएगा y, है ना। जैसे अब आयु में अपन देख लें तो ये जितना भी सतत श्रेणी है उसके मध्य बिंदु, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आयु, ये सतत श्रेणी थी, इन सबके मिड वैल्यू, मध्य बिंदु हमने निकाल लिए, इसको हमने मान लिया x। चलिए अब बात करते हैं अंधेपन में। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे जनसंख्या आ जाए किसी शहर की, है ना, साथ में वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या, या इसी प्रकार परीक्षा में बैठे इतने हैं, पास इतने हुए हैं और एज ग्रुप आ जाए। परीक्षा में बैठे इतने फेल हुए हैं और एज ग्रुप आ जाए। तो वहां पर हमको ये देखना है कि असफलता या सफलता किसमें कहा है ना, उसको अपन को मर्ज करना पड़ेगा। अब इसको अपन प्रतिशत में निकालते हैं। अक्सर ये ऐसा होगा कि जिनको आप मर्ज कर रहे हैं उसको आप प्रतिशत में व्यक्त करें। जैसे अंधेपन का प्रतिशत, अंधेपन का प्रतिशत कैसे निकलेगा, अंधे व्यक्तियों की संख्या बटा कुल व्यक्तियों की संख्या इंटू 100। जैसे ये अंधे व्यक्तियों की संख्या 55 है, कुल व्यक्तियों की संख्या 100 है। देखिए 55 बटा 100 इंटू 100, यह मैं प्रतिशत में व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन ये प्रतिशत क्या हो जाएगा वो देखिए, प्रतिशत अर्थात प्रति 100 पर 100। लेकिन ये जो 55 बटा 100 लिखा, 100 क्या है, 100 तो 1000 में है, अर्थात प्रति 1000, प्रति 1000, प्रति 100 1000 पे तो 1000 के तो 3 जीरो और प्रतिशत के 2 जीरो, 3 जीरो और 2 जीरो, कितना हुआ, लाख। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, इसलिए ये जो हमारा आंसर आया उसको हमने लिखा प्रति लाख। अर्थात हम जो अंधेपन को निकाल रहे हैं ना, आयु और अंधेपन में निकालना है ना, तो अंधेपन को हमने प्रति लाख क्यों कहा, क्योंकि यहाँ जो भी 2 सीरीज को आप मर्ज करते हो वो प्रतिशत में जाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ क्या दे रखा वो भी वहां मेंटेन आपको करना है। ये जो प्रति 1000 जो संख्या दे रखी है वो, और प्रतिशत, प्रति 1000 और प्रतिशत मिलकर हो गया प्रति लाख, 5 जीरो हो गए। तो ये 55 प्रति लाख। इसी प्रकार से यहाँ और निकाल दिया हमने इसी
देखिए 40/60, 40/60 इंटू 100 66.66 होता है ना, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट करके हमने इसको 67 कर दिया। 40/40 100, ये 100 हो गया, है ना। इसके बाद 40/36, वैसे तो अपन देखें तो 36 में से 40 लोग कैसे अंधे हो गए, लेकिन ये 36,000 है और ये एब्सोल्यूट 40 ही है। तो यहाँ पर 40/36 इंटू 100, ये भी नियर अबाउट किया हमने, अप्रोक्सीमेट करके 111 कर दिया। इस प्रकार से इन सब के लिए इस पैटर्न से हम अंधेपन को ज्ञात करेंगे। और ये जो अंधे व्यक्ति हैं जो प्रति लाख है, उसको हमने y माना है। ये सभी हमने जो ज्ञात किए ना आंकड़े, वो यहाँ पर हमने लिख दिए, तो y भी आ गया, x भी आ गया, है ना। अब हमको आंकड़े तो बड़े हैं, कौन सी रीति लेंगे, हम लघु रीति लेंगे। जब भी डेटास बड़े होते हैं, वैल्यूज बड़ी होती हैं, हम लघु रीति लेंगे। ax और ay, x श्रेणी का कल्पित माध्य और y श्रेणी का कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हम अपनी इच्छा से ज्ञात कर ले सकते हैं, कोई भी। जैसे x में ये डेटा है ना, इसमें अपन 45 35 किसी को भी लें, हमने यहाँ 45 ले लिया, तो इन सब में 45 माइनस किया, तो ये माइनस और प्लस के डेविएशंस ये आ गए, dx और dx का स्क्वायर करके d²x निकल गया, ठीक है। अब y में हम किसको लें, इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। यहाँ पर लगभग बीच में आएगा 150, हमने 150 को ले लिया, एज्यूमिंग इनमें सब में हम 150 माइनस करें तो ये आता है, और अब dy का स्क्वायर, ठीक है, और फिर dx इंटू dy निकालना पड़ेगा, dx इंटू dy भी निकल गया। यहाँ पर कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कौन से मेथड में हमको कौन कौन से कॉलम निकालने हैं और किन किन का टोटल करना है। शॉर्टकट मेथड में आपको 5 टोटल चाहिएंगे, कौन कौन से हैं, dx dy, d²x d²y और dx इंटू dy। यह ध्यान रखें कि पांचों का टोटल निकालना पड़ेगा, किसमें, शॉर्टकट मेथड में, है ना। शॉर्टकट मेथड कौन सा है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, इसका फार्मूला हमने ये लिखा, ये शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है। इसमें इन सब के जो टोटल निकले हैं वो हमने पुटअप कर दिया है ना। ये dx ये माइनस का आया, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, प्लस की वैल्यू कम है, तो ये माइनस और इसका माइनस मिलके ये हो गया प्लस, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, कैलकुलेशन किया, और प्लस 0.90। अब इसका डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, ठीक है। क्या डिस्क्रिप्शन होगा, प्लस है अर्थात धनात्मक सहसंबंध है, किसमें, आयु और अंधेपन में, और प्लस 0.90 है, उच्च कोटि का है, तो हमने लिख दिया आयु और अंधेपन में उच्च कोटि का। अब हम लेते हैं वर्गीकृत श्रेणी में सहसंबंध, कि जहां पर x और y दो श्रेणियां भी हैं और साथ में उनकी आवृत्ति भी है ना। उसको द्विचर आवृत्ति बंटन भी बोलते हैं। आवृत्ति के साथ में दो चरों का बंटन है, बंटवारा, विभाजन है। पहले इस इतने बड़े चार्ट को हम देखेंगे तो घबरा जाते हैं, ये कैसे होगा, नहीं समझ में आएगा। पहले ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं। ये टेबल यहाँ जो मैंने बना रखा है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो ये कहलाता है द्विचर आवृत्ति बंटन में या वर्गीकृत श्रेणी में सहसंबंध कैसे ज्ञात करते हैं। एक चर तो यहाँ ऊपर की तरफ लिखा रहता है और एक चर ये साइड में, दो चर हो गए, और बीच में ये जितनी भी संख्या आपको दिख रही है वो है आवृत्ति। तो दो चर और ये आवृत्ति, इस प्रकार इसको बोलते हैं द्विचर आवृत्ति बंटन या वर्गीकृत श्रेणी। पहले हम इसको पढ़ने की कोशिश करें, सवाल को क्या है, ये क्या शो हो रहा है इससे। जैसे ये 8 लिखा, इस 8 का मतलब क्या, 8 तो आवृत्ति तो है ना। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय 400 रुपया है और बचत 50 रुपया है। 24 इससे क्या मालूम पड़ता है, 24 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय 600 है और उनकी बचत 150 रुपया है। ये 4 क्या बता रहा है, 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय 1200 रुपया है और उनकी बचत 200 रुपया। इस प्रकार से ये जो बीच में लिखा है ना, ये सारी आवृत्ति है। कौन सी आवृत्ति है, जो दोनों चरों से संबंधित है।
अब हम देखें, इधर भी हमने योग किया, इधर भी योग किया। ये जो योग लिखा ये इस तरह से हमने ये योग किया है ऊर्ध्वाधर, और यहां जो योग है ये क्षैतिज योग है, इस तरह से योग किया है। तो ग्रांड टोटल जो है इसका और इसका वो सेम आना चाहिए, और वो है 100। इसको हम बोलते हैं एन, कैपिटल एन जो होता है आवृत्ति का योग, वो ये 100 है। ठीक है ना, इसका योग और इसका योग सेम आएगा। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करें, 2-3 प्रकार से सवाल आ सकता है। आप ये देखें कि यहाँ पर इसको हमेशा आपको x मानना है, और यहाँ जो आता है उसको आपको y मानना है। अब x और y ये दोनों क्या खंडित श्रेणी में है या सतत श्रेणी में है? यदि सतत में है तो हमें खंडित में बदलना पड़ेगा। खंडित में बदलने के बाद हम न्यूमेरिकल आगे कर पाएंगे। कैसे होगा देखते हैं। पहले तो हम खंडित श्रेणी की ही बात करते हैं। इसको हम x मानेंगे, इसको हम y मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सहसंबंध में आपको dx dy ये भी निकालना है ना, dx dy, d2x d2y और f dx dy, ये 5 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर नया रोल आ गया है f का, फ्रीक्वेंसी का आ गया है। अब नया फार्मूला कैसे याद करें? तो जो लघु रीति का सूत्र है उसमें जहाँ पर भी समेशन सिग्मा का साइन है उसके अंदर f लगा दो, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना। यदि वर्गीकृत श्रेणी का हमें सूत्र बनाना है तो क्या करेंगे, लघु रीति के सूत्र में जहाँ सिग्मा बना हुआ है, समेशन बना हुआ है, उसके अंदर f लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ पर बनाया, n सिग्मा, इसको अपन समेशन भी कह सकते हैं, f लगा दिया ओनली, पहले dx dy तो था ही, फिर सिग्मा के अंदर f, सिग्मा के अंदर f, ये सिग्मा के अंदर f, f इसके अंदर f और इसके अंदर f। ठीक है ना, तो फार्मूला तो बन गया। नया फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है कि लघु रीति में सिग्मा, हर सिग्मा के अंदर f लगा देना है। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा बड़ा सा टेबल हमें बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऊपर जो बचत लिखा है उसको हमने x माना है, और इधर i लिखा उसको हमने y माना है। ठीक है, अब dx dy हमें निकालना है। dx dy के लिए x के नीचे ही dx आएगा, y के पास में ही dy आएगा, और इस तरह से ये क्रॉस में आपको यहाँ करना है कि ये dx लिखा यहाँ, इसका मतलब इधर ये dx है, और ये क्रॉस के इस तरफ ये dy लिखा है ना, इसका मतलब इधर dy है। अब यहाँ इतनी जगह नहीं होती कि सारी कैलकुलेशन हम यहाँ कर दें, उसको हमने यहाँ एक्स्ट्रा dx और dy कैसे निकालते वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए x कौन सा है, 50, 100, 150, 200 है ना, इसमें से किसी भी एक को कल्पित माध्य मान लो। तो हमने यहाँ पर 100 को कल्पित माध्य माना है, अर्थात a क्या हो गया 100, तो इन सब में 100 तो घटाएंगे। इमेजिन करना है, यहाँ पर 100 घटाएंगे तो आएगा क्या, यहाँ पर -50, 0, +50 और +100, तो 50, 100, इसका मतलब 50 को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो भी आएगा ना उसमें 50 से डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पूरा फार्मूला हमने लिख दिया कि हम ये जो dx लिखेंगे कैसे आया, इस फॉर्मेट से निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे कि प्रत्येक वैल्यू में से 100 घटाएंगे और उसमें 50 को डिवाइड करेंगे। जैसे 50 - 100 -50 बटा 50, तो ये -1, 100 - 100 तो ये 0 हो गया। 150 - 100 बटा 50, तो 50 बटा 50 तो +1, 200 - 100 तो 100, 100 बटा 50 तो +2। ठीक है, इस प्रकार से ये dx आ गया। उसको तो हमने इतना लिखा है कि निकला कैसे उसको हमने यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार dy देखिए आप, dy में 400, 600, 800, 1000 और 1200, सब में 200 200 का फर्क है ना। जैसे यहाँ 50 का फर्क था तो हमने 50 से डिवाइड किया क्योंकि वो 50 के मल्टीपल में आएंगे। यहाँ पर 200 का डिफरेंस है तो सारे वैल्यू 200 के मल्टीपल में आएंगे। इसको हम किसको लें, इसमें एज्यूम मीन लघु रीति, इसमें y में तो 800 को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ y निकालने के लिए हमने क्या लिखा, y - 800, और फिर जो भी आएगा ना उसमें डिवाइड बाय 200, 200 से हम डिवाइड कर लेते हैं
क्यों? क्योंकि इनमें 200 का गैप है और 200 ही कॉमन निकलेगा। तो 400 माइनस 800 कितना आया? माइनस 400 बटा 200, ये माइनस 200 माइनस 2, 600, 600 माइनस 800 तो माइनस 200 बटा 200 माइनस 1। ठीक है ना, हम ये चाहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट यहाँ dx dy आना चाहिए ताकि इनका मल्टीपल है वो भी शॉर्ट हो जाए। जो भी आप कॉमन लेना चाहें, डिवाइड करना चाहें, वो सब फार्मूला यहाँ साइड में लिख दें। माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2। चलो dy निकल गया, dx निकल गया। फ्रीक्वेंसी तो ये बीच में जैसे लिखी है वैसे लिखी है, लेकिन पहले एक कंसेप्ट और समझते हैं। ये जितने भी सेल्स हैं, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हर फ्रीक्वेंसी में हमको क्या देखना है? ये जो फ्रीक्वेंसी बीचों बीच लिखनी है इस नए चार्ट में। फ्रीक्वेंसी से ऊपर क्या है? dx। देखिए ये dx ऊपर है और dy कहाँ है? ये साइड में है। तो हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो dx है और उससे रिलेटेड dy है, इन दोनों का मल्टीप्लाई f में करना है। dx इंटू dy और उस dx इंटू dy का f में मल्टीप्लाई करना है। जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ कॉर्नर में लिख के राउंड करना है। ये हो जाता है f dx dy। ये कौन से सेल्स में करना है? उस सेल्स में जिसमें फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, जिसमें नहीं लिखी वहां नहीं करना है। ठीक है ना। देखिए जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ये 8 है ना। अब इस 8 से रिलेटेड dx कितना है? माइनस 1। इससे रिलेटेड dy कितना है? माइनस 2। तो माइनस 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 आया। प्लस 2 का 8 में मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2 16, ये लिख दिया 16 और ये हमने राउंड कर दिया। ये 16 क्या है? f dx dy। चलिए अब कहाँ करना पड़ेगा? ये 4 लिखा है, 4 का dx 0। तो अब ध्यान रखो कि जब यहाँ 0 है तो उस पूरे कॉलम में सभी जगह 0 ही आएगा। तो हमने 0 0 कर दिया। यहाँ पर जो भी 0 है उस पूरी लाइन में 0 आएगा, है ना। ये पहले ही कर दो कि जहाँ 0 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है उन सब जगह 0 कर दो। अब फिर जो बचे वहाँ अपन मेहनत करेंगे। चलिए अब लेते हैं, इधर लाइन में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी ये 0 आया, यहाँ पर ये 24 है ना। 24 से रिलेटेड dx प्लस 1 और इधर 24 से रिलेटेड माइनस 1, प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का 24 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24। चलो फिर 6 का इधर प्लस 2 है और इधर माइनस 1 है, तो प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आया। माइनस 2 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 और ये राउंड कर दिया। अब ये 10 बचा। 10 का इधर प्लस 1 है, इधर भी प्लस 1 है, 1 इंटू 1 1 इंटू 10, ये हो गया 10। 9 है, इधर प्लस 1 इधर प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई तो 2 और इंटू 9 18। 5 का इधर 2 इधर 1 तो 5 इंटू 2 10। 4 का इधर 2 2 2 इंटू 2 4 और इंटू 4 16। ठीक है, ये जितने भी सेल्स में फ्रीक्वेंसी थी वहाँ पर हमने f dx dy निकाल दिया। चलिए अब क्या करते हैं, ये जो कुल दे रखा था ना उस कुल को हमने ये f माना है। किसके लिए? इस y के लिए। यहाँ तो dy है ना, तो उससे रिलेटेड f ये रहा और इधर जो कुल दे रखा था वो भी हमारा f है ना, वो फ्रीक्वेंसी है। ये किसके लिए काम में आएगा? इस dx के लिए। अब हम निकालेंगे f dx f dy f d स्क्वायर s f d स्क्वायर y और f dx dy, ये सब निकालना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर यहाँ वर्टिकल में dy चल रहा है ना और f ये रहा, तो f dy f d स्क्वायर y f dx dy। और नीचे देखिए आप, यहाँ f के बाद f में dx का मल्टीप्लाई करेंगे, f dx आएगा, f d स्क्वायर x और f dx dy। कैसे निकालते हैं देखिए, ये जो f है इसका इस dy में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 12 माइनस 2 में मल्टीप्लाई करो माइनस 24, 42 माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया माइनस 42, 0 प्लस 1 में 15 का प्लस 15, प्लस 2 और 13 तो प्लस 26। ये तो हो गया f dy। इसी प्रकार f dx निकालना है ना, तो ये वाला f और ये dx इनका मल्टीप्लाई होता है। 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई करो माइनस 8, 25 का 0 में 0, प्लस 50 का प्लस 1 में 50,
इसके बाद 50 का प्लस 1 में तो प्लस 50, 17 का प्लस 2 में प्लस 34। ठीक है, ये एफ डी एक्स आ गया, इधर एफ डी वाई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी स्क्वायर वाई कैसे निकलेगा, तो एफ डी एक्स में डी एक्स का ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स, और एफ डी वाई में डी वाई का ही मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी स्क्वायर वाई बन जाएगा। चलिए देखिए, जैसे ये एफ डी वाई है ना, इस एफ डी वाई में इस डी वाई का फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझे ना, ये जैसे एफ डी और उसमें फिर मैं डी का मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा ना, और वो भले यहाँ एक्स कर दूँ दोनों जगह तो एक्स, और दोनों जगह वाई कर दूँ तो वाई, तो एफ डी में ही डी का मल्टीप्लाई करना है। तो ये -24 -2 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 48, -42 -1 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 42, 0 × 0, +15 +1 तो 15, 26 और 2 52, एफ डी स्क्वायर वाई हो गया। इसी तरह एफ डी एक्स -8 में डी एक्स का मल्टीप्लाई करो -1 का, तो ये +8 हो गया, 0 तो 0, +50 का +1 तो 50, +34 का +2 तो 68, एफ डी स्क्वायर एक्स आ गया, एफ डी स्क्वायर वाई भी आ गया। अब बात आती है एफ डी एक्स डी वाई का। इसके लिए क्या करना, आपने जो राउंड किए ना इनका केवल टोटल करना है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल टोटल करना है। ठीक है, चलिए 16 0 ये 16, -24 -12 -36, 0 0 ये 0, 10 और 10 20, 18 16 34 आ गया। ये हॉरिजेंटल समेशन क्या, एफ डी एक्स डी वाई इधर आ गया। अब वर्टिकल समेशन 16 0 -24 और प्लस का 28 तो प्लस का 4, -12 और प्लस का 26 तो 14। ठीक है, अब एफ डी एक्स डी वाई का टोटल करो 34, एफ डी एक्स डी वाई का टोटल करो 34, ये दोनों सेम आ जाएं तो समझ लेना क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। अगर ये दोनों गड़बड़ आए तो हमारी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। इससे हमको हिंट मिल जाएगा कि हम सही चल रहे हैं या कहीं गड़बड़ हुई है। चलिए, अब किसका टोटल चाहिए, सभी का, एफ डी एक्स एफ डी स्क्वायर वाई इनका टोटल ये आया, एफ डी एक्स और एफ डी स्क्वायर एक्स इनका टोटल ये रहा, और दोनों फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो तो n कहलाता है 100। अब इस फार्मूले में यहाँ से हमने जो जो टोटल निकाले हैं वो हम रख रहे हैं, और इसका पूरा हमने ये सॉल्यूशन किया, ये आंसर आया हमारा प्लस का 0.52। क्लियर हो गया, केवल फार्मूला हमें बनाना भी आ गया कि लघु रीति वाले में सिग्मा के अंदर f लगा देना है, इधर x लेंगे और ये सारा कार्यक्रम x का, इसको y ले रहे हैं तो ये सारा y का हो जाएगा। ठीक है, जो सेल में फ्रीक्वेंसी है उसी सेल में हमको dx और dy का मल्टीप्लाई f में करके और इसको यहाँ कॉर्नर में लिखना है। ठीक है, ये हमारे सहसंबंध की गणना वर्गीकृत श्रेणी में भी संपन्न हुई। थैंक यू।